हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है द चेरी ट्री, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो सबसे पहले हम रस्किन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे और फिर हम चैप्टर पर मूव करेंगे। रस्किन एक बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर हैं जिनको अपनी राइटिंग्स के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण। इनके कुछ फेमस वर्क हैं द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड द चेरी ट्री। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि नेचर का एक अपना तरीका होता है हमसे कम्युनिकेट करने का। अगर हमारे पास टाइम हो और हम सारे काम छोड़ के 1 मिनट के लिए आराम से शांति से बैठ जाएं और ये देखें कि नेचर में कितना कुछ मौजूद है, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सारी चीज़ें देखें, तो शायद हम किसी एक पेड़ को काटने से पहले 2 बार सोचेंगे। नेचर का एक अपना तरीका होता है हम सबसे कम्युनिकेट करने का। नेचर कभी हमसे बोलेगी नहीं कि आप मुझसे बात कर, नहीं, कि नेचर हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती है। ये जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि एक बच्चा है राकेश, जो कि 6 साल का है और वो अपने ग्रैंडफादर के साथ एक चेरी का एक सीड है जो ग्रो करने की कोशिश करता है और इन रिटर्न नेचर उसे क्या कुछ देती है। तो आइए सुनते हैं। One day, when Rakesh was 6, he walked from the Mussoorie bazaar eating cherries. They were little sweet, little sour, small, bright red cherries, which had come all the way from Kashmir Valley. तो ये एक छोटे से 6 साल के बच्चे की कहानी है जिसका नाम है राकेश। एक दिन जब राकेश 6 साल का था तो वो मसूरी बाज़ार में घूम रहा था और वो घूमते घूमते चेरी खाता है, मतलब कि चेरी खाते खाते बाज़ार में वो घूम रहा था, फिर रहा था, मज़े कर रहा था। चेरीज छोटे से रेड के ब्राइट रेड कलर की चेरीज थी जो कि थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी मीठी, ऐसी चेरीज थी जो कि कश्मीर वैली से आई थी, कश्मीर की घाटी से आई थी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आई एम मूविंग अहेड नाउ। Here in the Himalayan foothills, where Rakesh lived, there were many fruit trees. The soil was stony, and the dry, cold winds stunted the growth of most plants. But on the more sheltered slopes, there were forests of oak and deodar. अब देखिए इसमें एक वर्ड है फुटहिल्स। का मतलब क्या होता है? फुटहिल्स को हम तलहटी भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि जहाँ से पहाड़ शुरू होता है, पहाड़ के जस्ट नीचे वाला हिस्सा, प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया, जहाँ से पहाड़ शुरू होता है, वो मैदानी भाग, प्लेन एरिया को, फ्लैट एरिया को हम फुटहिल्स कहते हैं। तो वहाँ पर राकेश रहता था, वो प्लेन एरिया पर, वहाँ पर फ्रूट ट्रीज ज़्यादा नहीं थी। उसका रीज़न क्या है कि ट्रीज़ ज़्यादा वहाँ पर नहीं हुआ करती थी, फ्रूट्स की ट्रीज़ नहीं होती थी। द रीज़न इज़ कि वहाँ की जो सॉइल थी वो पथरीली थी, स्टोनी सॉइल थी और बिल्कुल ठंडी हवा बहती थी, सूखी ठंडी हवा, जो प्लांट की ग्रोथ को रोक देती थी, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं कर पाते थे और इस वजह से ज़्यादातर फ्रूट्स वहाँ पर नहीं होते थे। लेकिन जहाँ पर ये हवाएं और ये जो मिट्टी पथरीली नहीं थी, वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट हुआ करते थे, जैसे कि ओक के और देव प्लांट्स, वहाँ पर फॉरेस्ट वहाँ पर मिलते थे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स। अंडरलाइन दिस वर्ड आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट का मतलब होता है कि बॉर्डर, आउटर पार्ट ऑफ टाउन और सिटी ऑफ मसूरी, जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगिन। तो राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था। वो कहाँ रहता था? जहाँ पर मसूरी है, मसूरी के जस्ट बॉर्डर पर, मतलब आउटर वाली साइड पर, टाउन के आउटर वाली साइड पर बॉर्डर वो रहता था जहाँ से फॉरेस्ट शुरू होते थे। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ बड़े ही मज़े से, शांति से उनके साथ मज़े करके रहता था। ठीक है। ग्रैंडफादर वॉज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर. He had a little cottage outside the town.
अब यहाँ पर एक वर्ड है फॉरेस्ट रेंजर। फॉरेस्ट रेंजर कौन होते हैं? जो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करते हैं, उनको हम फॉरेस्ट रेंजर कहते हैं। तो ग्रैंडफादर एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे, वो रेंजर का काम करते होंगे और अब वो रिटायर हो चुके हैं, ऑफिसर थे और वो रिटायर हो चुके हैं। और उनका एक छोटा सा कॉटेज था टाउन के जस्ट आउटसाइड, मतलब टाउन के जस्ट बाहर। वो अपने ग्रैंड सन के साथ, राकेश के साथ आराम से शांति से वहाँ पर रहते थे। Rakesh was on his way home from school when he bought the cherries. He paid 50 paise or paisa for the bunch. It took him about half an hour to walk home, and by the time he reached the cottage, there were only 3 cherries left. अब देखिए, राकेश अपने स्कूल से घर वापस जा रहा था और जब वो वापस जा रहा था तो मसूरी बाज़ार में जाता है और वहाँ से वो 50 पैसा से एक बंच ऑफ चेरी खरीदता है, मतलब चेरी का एक बंच खरीदता है और फिर उसको घर जाते जाते आधे घंटे लग जाते हैं। तो घर पहुंचने तक उसको आधे घंटे लग जाते हैं। तो क्या करता है कि वो चेरी खाते खाते अपने घर को पहुंचता है। ही वो घर में जाता है तो तब तक उसके हाथ पर सिर्फ 3 चेरीज बची होती हैं उसके हाथ में। हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड एज सून एज ही सॉ ग्रैंडफादर इन द गार्डन। अब उसने ग्रैंडफादर को जैसे ही गार्डन में देखा कि ग्रैंडफादर गार्डन में हैं, तो फटाफट से उनके पास भाग गया और उसने क्या कहा ग्रैंडफादर से कि हैव अ चेरी, कि देखो ग्रैंडफादर मैं चेरी लेके आया हूँ, लो चेरी खाओ। Grandfather took one cherry and Rakesh promptly, underline this word promptly, promptly का मतलब होता है immediately, ate the other two. He kept the last seed in his mouth for some time, rolling it round and round on his tongue until all tang, tang का मतलब होता है taste, flavor, had gone. Then he had placed the seed on his palm of his hand and studied it. अब देखिए क्या होता है, जैसे ही वो ग्रैंडफादर के पास जाता है कि ग्रैंडफादर आई हैव दीज चेरीज, कि भाई मेरे पास ये चेरीज है कि लो एक आप भी खा लो। तो ग्रैंडफादर जो है वो जैसे ही एक चेरी उठाते हैं तो राकेश क्या करता है, तुरंत दोनों चेरी अपने मुंह में डाल लेता है, फटाफट से खा लेता है और वो तब तक उसे घुमाता रहता है चेरी को, जब तक उसको पूरा स्वाद, सारा टेस्ट नहीं ले लेता, तब तक वो उसको अपने मुंह में ही घुमाता रहता है, टेस्ट लेता रहता है। जैसे ही टेस्ट जाता है वो सीड को अपने हाथ में लेता है और उसको देखने लगता है, घूरने लगता है और वो फिर क्या कहता है, आर चेरी सीड्स लकी, आस्क्ड राकेश। उसने ग्रैंडफादर से पूछा कि ग्रैंडफादर क्या ये चेरी सीड लकी होती हैं, क्या ये सीड्स भाग्यशाली होती हैं? ऑफ कोर्स। तो ग्रैंडफादर ने रिटर्न में क्या कहा कि बिल्कुल ऑफ कोर्स लकी होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो अनलकी हो। Nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it to some use. तो ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि ऑफ कोर्स हाँ भाई लकी तो होती है, हर चीज़ दुनिया में लकी होती है, लेकिन कोई भी चीज़ तभी लकी होती है जब तुम उसे यूज़ करो, उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें किस्मत चाहिए, लक चाहिए, तो उस चीज़ का सही यूज़ भी करना पड़ेगा। अगर किसी भी चीज़ को ऐसे रख दोगे, उसका यूज़ नहीं करोगे तो लक नहीं आएगा। अगर चाहिए है तो तुम्हें उस चीज़ का इस्तेमाल, उस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। तभी तो हम कहते हैं ना कि 100% में 99% हार्डवर्क होता है और 1% लक होता है। यानी अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो आपको जो लक है, 1% लक है, वो ज़रूर काम करेगा। तो ग्रैंडफादर भी उससे यही बोलते हैं रात को कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करोगे तो आपके काम आ जाएगी, मतलब आपको उस चीज़ को यूज़ करना ही पड़ेगा। जब आप उस चीज़ को यूज़ करोगे तभी आपका लक आपके काम आएगा। वट कैन आई डू विद अ सीड? अब राकेश क्या पूछते हैं कि मैं कर सकता हूँ इस सीड के साथ, मैं क्या करूँ इसका? प्लांट इट। ग्रैंडफादर कहते हैं कि भाई इसे प्लांट कर दो, इसे बो दो, उसे उगा दो, शायद ये ट्री में बदल जाए।
सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पैड। अंडरलाइन दिस वर्ड स्पैड। स्पैड का मतलब क्या होता है? ये एक आपने सुना होगा फावड़ा या कुदाल। ये एक टूल होता है जिसे हम डिगिंग के वक्त यूज़ करते हैं, है ना, खोदने, मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए, डिग करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड बिगिन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। तो राकेश ने जल्दी से एक छोटा सा फावड़ा लिया, स्पैड लिया और फूलों की क्यारी को खोदने लग गया। तो जैसे ही वो खोदने लग गया फ्लावर बेड को, ग्रैंडफादर ने क्या कहा? हे नॉट देयर, सेड ग्रैंडफादर, आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड, प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ डिग करना, वहाँ नहीं मिट्टी खोदनी। देखो वहाँ पर तो मैंने मस्टर्ड लगाए हैं, वहाँ पर तो मैंने भाई सरसों लगाए हैं उस जगह पर, कि उसे मत खराब करो। वहाँ उस कोने में लगा दो जिस कोने में वहाँ पर बिल्कुल छाँव है, वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, वहाँ लगा दो अपना तुम पौधा, ठीक है? अब सॉरी, सीड जो है चेरी का, वो तुम उस कोने में लगा दो जहाँ पर कोई ज़्यादा धूप नहीं आ रही, छाँव है, और वहाँ पर कोई तुम्हें परेशानी ना सीड को होगी ना तुम्हें होगी। Rakesh went to a corner of the garden where the earth was soft and yielding. He did not have to dig. He pressed the seed into the soil with his thumb and went right in. अब राकेश एक कॉर्नर में गया, गार्डन के कॉर्नर में जाकर उसने जहाँ पर ग्रैंडफादर ने उसे एडवाइस किया था वहाँ पर वो जाता है, और वहाँ पर उसने क्या देखा कि मिट्टी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, गीली है, ज़्यादा उस डिग करने की ज़रूरत नहीं है, खोदने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसने वो सीड ली और उसने क्या किया, उसे उंगली से प्रेस किया और सीड अंदर चला गया। Then he had his lunch, ran off to play cricket with his friends and forgot all about the seed. अब उसके बाद क्या किया उसने? जैसे ही उसे उस सीड को लगाया, उसके बाद उसने खाना खाया, वो क्रिकेट खेलने चला गया अपने दोस्तों के साथ, और वो चेरी ट्री के बारे में, चेरी सीड के बारे में सब कुछ भूल गया कि उसने कोई चेरी सीड भी लगाई है, उसको थोड़ा पानी भी देना है, मतलब वो सब कुछ भूल गया। When it was winter in the hills, a cold wind blew down from snow and went woo woo in the deodar trees, and the garden was dry and bare. तो जब ठंड का मौसम आता था, ठंड होती थी, तब क्या होता था कि स्नो पिघलती थी, और स्नो पिघलने की वजह से देवदार ट्रीज के बीच से, पेड़ों के बीच में से ठंडी ठंडी चिल्ड हवा बहती थी। एंड द गार्डन यूज टू बी ड्राई एंड बेयर, और जो गार्डन होता था, क्योंकि इतनी ठंड हवा होती थी तो वो बिल्कुल सूख जाता था, खाली हो जाता था। क्यों? क्योंकि सूखी ठंडी बहती थी, और सूखी ठंड बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा खराब होती है। ग्रैंडफादर एंड राकेश सेट ओवर अ चारकोल फायर। चारकोल फायर का मतलब क्या हो गया? अंगीठी। एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश stories about people who turned into animals, and the ghosts lived in the trees, and the beans that jumped, and the stones that wept. And in turn, Rakesh would read to him from the newspaper. Grandfather's eyesight being rather weak, Rakesh found the newspaper very dull, especially after the stories. But grandfather wanted all the news. अब देखिए क्या होता था, क्योंकि इतनी ठंड होती थी और इतनी सूखी ठंडी हवा बहती थी, तो ग्रैंडफादर और राकेश अंगीठी के पास बैठ जाया करते थे, और ग्रैंडफादर हमेशा ही राकेश को स्टोरीज सुनाते थे। स्टोरीज इंसानों की जो जानवर में बदल जाते हैं, कुत्तों की जो पेड़ पे रहते थे, बीन्स की फलियां की जो हवाओं में उड़ा करती थी, और रोने वाले पत्थरों की कहानियां सुनाया करते थे। पत्थर जो रोया करते थे, इंसान जो जानवर में बदल गए, पेड़ पर भूत रहता है, बीन्स हवा में उड़ती हैं, ऐसी ऐसी वो कहानियां उसको सुनाया करते थे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी सुनाया करते थे। और जब भी वो सुनाते थे तो राकेश को बड़ा मज़ा आता था।
और इन टर्न उसके रिटर्न में राकेश को हर रोज़ ग्रैंडफादर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता था, क्योंकि राकेश के ग्रैंडफादर की जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, और क्योंकि वो वीक थी तो वो पढ़ नहीं सकते थे। राकेश को बड़ा ही बोरिंग लगता था। क्यों लगता था बोरिंग? क्योंकि वो जो न्यूज़पेपर पढ़ा करता था तो वो स्टोरीज के बाद पढ़ता था। पहले स्टोरी सुना दी ग्रैंडफादर ने, उसके बाद उसे न्यूज़पेपर पढ़ना होता था, तो उसको बड़ा डल, बड़ा बोरिंग सा काम लगता था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा नींद आती थी जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ता। लेकिन ग्रैंडफादर तो फिर ग्रैंडफादर हैं भाई, उनको तो सारी न्यूज़ सुननी है तो सुननी है। अब यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा मैसेज है कि देखिए, जब भी आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो, मतलब आप कुछ दे, आप किसी से सोचते हो कि मुझे वो चीज़ मिले, तो इन रिटर्न आपको भी कोई ना कोई चीज़ पड़ती है। गिव एंड टेक वाला जो चीज़ है वो चीज़ चलता है। मतलब अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो इन रिटर्न वो भी आपको कुछ ना कुछ देगा। यहाँ पर देखो कि ग्रैंडफादर उसे स्टोरी सुनाते हैं, इन रिटर्न राकेश को भी उन्हें न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाना पड़ता है। यहाँ पर हमें ये भी समझ में आता है कि जैसे राकेश को ग्रैंडफादर न्यूज़पेपर पढ़ के सुना रहा है और ग्रैंडफादर उन्हें स्टोरी सुना रहे हैं, वैसे ही नेचर हमें बहुत कुछ देता है। कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं और इन रिटर्न हम उसे नेचर को देना, हम भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ नेचर को देना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बट येट बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज स्टोरी के अंदर है कि अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो आपको उसके बदले उसे कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करनी पड़ती है, राइट। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. Early in the morning, when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation streaming northward and heard the calls of birds clearly through the thin mountain air. अब ये स्प्रिंग का टाइम आ गया है, जब विंटर जा चुकी है, स्प्रिंग आ गया है और बर्ड्स जो हैं वो नॉर्थ की साइड जा रही हैं, साइबेरिया की तरफ जा रही हैं। तो मॉर्निंग में, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में राकेश जो है लकड़ी काटने और आग जलाने के लिए उठता है और आसमान में देखता है कि बर्ड्स जो हैं वो वी शेप बनाकर आसमान में नॉर्थ की साइड, नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। स्काई बिल्कुल क्लियर है, साफ हवाएं चल रही हैं और उसमें राकेश को बर्ड्स की आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। One morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. He stared at it for a moment, then ran to fetch grandfather, calling, Dada, come and look, the tree has come up. नाउ यू सी, अब देखिए क्या होता है कि एक मॉर्निंग, एक सुबह राकेश जो है वो गार्डन में गया है, गार्डन में जाता है और वो कुछ देखता है। उसे ऐसा लगता है कि वो जो देख रहा है वो घास है और वो घास समझकर उसे उठाने के लिए चला जाता है। लेकिन वो जिसको घास समझ रहा है, वो जब उसे उठाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो चीज़ ज़मीन में अच्छे से जमी हुई है, मतलब बिल्कुल अच्छे से वेल रूटेड है वो चीज़। तो वो काफ़ी देर तक उस चीज़ को देखता ही रहता है कि ये कौन सी चीज़ है, क्या है ये, वो घूरता ही रहता है और फिर अचानक से दौड़कर फटाफट से अंदर भागता है और क्या बोलता है, दादाजी को बुलाने जाता है। और वो दादाजी को क्या कहता है, दादा कम एंड लुक आउट, द चेरी ट्री हैज़ कम अप, कि दादाजी जल्दी से बाहर आइए, देखिए जो चेरी का सीड लगाया था हमने बहुत पहले, वो चेरी ट्री में बदल गया है, पेड़ उगाया है, जल्दी से आओ बाहर देखो। यानी उसकी एक्साइटमेंट देखिए कितनी ज़्यादा है कि वो फटाफट से दादाजी को बाहर लेने के लिए बुलाने के लिए जाता है और फटाफट से उन्हें बताते हैं कि देखो चेरी ट्री आ गई, देखो जो पेड़, जो सीड हमने लगाया था वो उग गया। व्हाट चेरी ट्री आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। अब ग्रैंडफादर तो बिल्कुल याद नहीं है कि कौन सी चेरी सीड, कौन सी चेरी ट्री, क्या चेरी ट्री, कौन सी चेरी ट्री की बात हो रही है भाई। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, लुक इट कम्स अप। अब राकेश उन्हें बताता है कि अरे वही सीड जो हमने लास्ट ईयर, पिछले साल लगाया था और देखो अब वो कितना बड़ा हो गया है, देखो उसमें वो ट्री में बदल गया है, वो देखो आ गया है, वो सीड जो है वो चेंज हो गया ट्री में।
Rakesh went down on his haunches while grandfather bent almost double and peered का मतलब क्या होता है? Look closely, बड़ी किसी चीज को बड़े ध्यान से देखना. Peered down at the tree. It was about 4 inches high. अब जो राकेश है वो अपने घुटने के बल नीचे बैठ जाता है और दादाजी भी बड़े झुककर आराम से उस छोटे से पौधे को देखने लगते हैं. वो जो पौधा है यानी वो जो चेरी ट्री है वो सिर्फ अभी 4 इंच ऊंचा हुआ है, बड़ा हुआ. ठीक है. यस, इट्स अ चेरी ट्री, सेड ग्रैंडफादर. यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन. अब ग्रैंडफादर ने जैसे ही उसे बड़े ध्यान से देखा, झुके नीचे देखा, तो उन्होंने क्या कहा? यस, कि हाँ हाँ ये तो चेरी ट्री ही है, अब तुम्हें इसे रोज रोज पानी देना चाहिए, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो टाइमली वाटर करना पड़ेगा. राकेश ran indoor and came back with a bucket of water. और राकेश फटाफट से अंदर गया. जैसे उसने सुना कि ग्रैंडफादर तो क्या कह रहे हैं कि पानी देना पड़ेगा, पानी रोज रोज उसे डालना पड़ेगा, फटाफट से अंदर गया और फटाफट से बकेट एक वाटर का लाया और उस वक्त फटाफट से उसने क्या पानी डालना शुरू कर दिया. डोंट ड्रॉन इट, सेड ग्रैंडफादर. और ग्रैंडफादर ने जैसे उसे देखा कि भाई तो पानी का बकेट ही ले आया है, तो ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, उस पौधे को डुबाना नहीं है भाई, उसमें आराम आराम से पानी डालो, बिल्कुल स्प्रिंकल करो, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालो. राकेश a sprinkling and circled it with pebble. What are the pebbles for? asked grandfather. For privacy, said राकेश. और राकेश ने ग्रैंडफादर की बात मानी. उसने थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल किया, पानी का थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव किया और उसने उस ट्री के आस चारों तरफ एक सर्कल सा बना दिया पेबल्स यूज करके. पेबल्स मतलब पत्थर, उसको पत्थर यूज करके उसके चारों तरफ, उस ट्री के चारों तरफ उसने पत्थर लगा दिए. तो ग्रैंडफादर ने पूछा कि भाई पत्थर क्यों लगा रहा है उसके चारों तरफ तू? तो उसने क्या कहा कि फॉर प्राइवेसी, कि प्राइवेसी के लिए लगा रहा हूँ, ताकि दूर से लोगों को समझ में आ जाए कि ये किसका पेड़ है, चेरी का पेड़ है, ये राकेश का पेड़ है. ठीक है, इसको मैंने लगाया है और मुझे दूर से समझ में आ जाए कि मेरी चेरी ट्री कितना ग्रो कर रही है, कितना नहीं. ठीक है, होता है ना बच्चों को प्राइवेसी कि भाई ये मेरी चीज़ है, ये मेरा है. तो मतलब इस चीज़ ने क्या कहा कि ये तो मेरी मेरी अपनी चीज़ है, मैं प्राइवेसी के लिए यहाँ पर पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ लगा रहा हूँ. He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast, so he stopped looking at it, except quickly out of the corner of his eyes. And after a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch. अब देखिए बच्चे की क्यूरियोसिटी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि जो 6 years old है ना, तो वो हर रोज़, हर मॉर्निंग, हर सुबह राकेश जो है वो देखता था, रोज़ देखता था कि मेरी चेरी ट्री कितनी बड़ी हुई है, कितना चेंज आया है उसके अंदर. लेकिन वो जब भी देखता था उसे यही लगता था कि अभी तो वो ग्रो हुई नहीं है, बड़ी तो हुई नहीं, जल्दी से बड़ी हो जाए, उसे टेंशन होने लगती थी. तो उसने क्या किया कि उसने देखना ही बंद किया, देखा ही नहीं, अगर मैं देखूंगा ही नहीं तो शायद वो जल्दी जल्दी ग्रो कर जाए. और कभी कभी किनारे से वो झांक लिया करता था कि कितनी बड़ी हुई, कितना क्या हुआ इसमें, कुछ फूल लगे या नहीं लगे. और 2 हफ्तों के बाद उसने ये देखा कि जो चेरी ट्री है वो 1 इंच बढ़ चुकी है, मतलब पर 1 इंच वो ट्री बड़ी हो गई है. और उसे वो देखकर बड़ी खुशी मिलती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो मेरी चेरी ट्री जो है वो 1 इंच तो बढ़ गई. That year, the monsoon rains came early and Rakesh plodded. Plodded का मतलब होता है walking to and from school in raincoat and gumboots. Ferns sprang from the trunk of the trees. Strange looking lilies came up in the long grass. And even when it wasn't raining, the trees dripped and mist came curling up valleys. The cherry tree grew क्विकली इन दिस सीजन. अब देखिए मॉनसून आ गया था, बारिश आ गई थी और राकेश जो है वो स्कूल रेनकोट पहन, गमबूट पहन के जाता था और घर भी वापस ऐसे ही आता था.
ठीक है। तो बारिश में तो रेनकोट और गमबूट्स यूजुअली बच्चे और हम सब पहनते ही हैं। तो राकेश भी बारिश के मौसम में रेनकोट और गमबूट पहन के जाता था। काफ़ी ज़्यादा फर्न्स जो हैं, फर्न्स एक तरीके के प्लांट्स होते हैं, फर्न्स और लिली पूरी तरीके से स्प्रेड हो चुकी थी, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं वो मॉनसून के सीज़न में ही सबसे ज़्यादा ग्रो करती हैं। और चेरी ट्री बहुत ज़्यादा क्विकली ग्रो कर रही थी। क्यों? क्योंकि मॉनसून का सीज़न है और जब बारिश होती है तो चेरी ट्री सबसे ज़्यादा इसी सीज़न में, इसी टाइम ग्रो करती है। It was about 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves. Only the main stem and the two thin branches remained. अब देखिए, जैसे ही ये मौसम आया, चेरी ट्री ग्रो करने लग गई और 2 हाई ये चेरी ट्री ग्रो कर चुकी थी। तभी अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था, चेरी ट्री ग्रो कर रही थी, राकेश खुश, ग्रैंडफादर खुश। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि एक गोट यानी एक बकरी राकेश के गार्डन में आ जाती है और वो सारे पत्ते खाती है। उस चेरी ट्री के सारे उसने पत्ते खा गई। सिर्फ एक स्टेम यानी एक मेन तना बच गया था और 2 डालियाँ, 2 शाखाएं उस पेड़ की रह गई थी। उसे देखकर राकेश बड़ा ज़्यादा अपसेट हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की, राइट। उसने अपना 100% दिया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे चेरी ट्री के साथ भी ऐसा भी कुछ हो जाएगा। Never mind, said grandfather, seeing that Rakesh was upset. It will grow again. Cherry trees are tough. जब ग्रैंडफादर ने देखा कि राकेश बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो ग्रैंडफादर ने राकेश को खुश करने के लिए कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, चेरी ट्रीज बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत टफ होती हैं, वो तो दोबारा ग्रो कर जाएंगी, देखना दोबारा से उग जाएंगी, ये पत्ते दोबारा आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेते इतनी। Towards the end of the rainy season, new leaves appeared on the tree. Then a woman cutting the grass cut the cherry tree into two. When the grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her. But the damage could not be repaired. अब देखिए क्या होता है कि जैसे ग्रैंडफादर उसे खुश करने के लिए कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो दोबारा उग जाएगी, चेरी ट्री बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो अब रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है, रेनी सीज़न की एंडिंग के टाइम, सीज़न ख़त्म होने वाला है, उस टाइम पर दोबारा से लीव्स बहुत सारी, चेरी ट्री फिर से फ्लरिश करती है, फिर से ग्रो करती है, लीव्स बहुत सारी हैं, ट्री फिर से सुंदर लगने लगती है। लेकिन अचानक एक दिन एक वुमन आती है, यानी पेड़ काटने वाली एक लेडी आती है, और वो क्या करती है, वो चेरी ट्री को 2 हिस्से में काट देती है, मतलब कट कर देती है। और अब तो ऐसा लगता है कि सारी ड्रीम्स, सारी चीज़ें वो शैटर हो गई हैं राकेश की। जब ग्रैंडफादर इस चीज़ को देखते हैं कि क्या हो गया, चेरी ट्री को 2 में काट दिया है और चेरी ट्री कट गई है, तो राकेश ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उस लेडी को भी बहुत डांटते हैं। लेकिन अब जो वो चीज़ हो गई है उसे तो हम ठीक नहीं करें ना। चेरी ट्री जो 2 भाग में कट गई, वो जो डैमेज हो गया, अब उसे तो आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये यहाँ पर भी एक छोटा सा मैसेज है कि लाइफ में आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप कोशिश करोगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपको खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, अगर आप हार नहीं मानते, तो आप दोबारा से अगर आप उठते हो तो लाइफ आपको दोबारा से एक मौका ज़रूर देती है। हाँ, जो चीज़ ख़राब हो चुकी है, जो डैमेज हो चुका है, उसे हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन दोबारा से खड़े हो सकते हैं, दोबारा से एक नई जर्नी स्टार्ट ज़रूर कर सकते हैं। अब शायद इस स्टोरी में आगे यही हो, मे बी इट विल डाई नाउ, सेड राकेश। राकेश ने अपने ग्रैंडफादर को कहा कि ग्रैंडफादर, शायद अब ये चेरी ट्री मर जाएगी, शायद अब ये ग्रो ना करे, क्योंकि वैसे ही इसको 2 में काट दिया वुमन ने। मे बी, सेड द ग्रैंडफादर। और ग्रैंडफादर ने कहा कि हाँ, शायद अब ये ग्रो ना करे, शायद ये अब ज़्यादा दिन तक ना रहे, सर्वाइव ना कर पाए, शायद ये मर जाए।
बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशंस ऑफ टाइम। लेकिन चेरी ट्री का कोई था मरने का, कोई विश नहीं थी, वो हार नहीं मानने वाली थी। ये चेरी ट्री है, कोई ऐसी वैसी ट्री थोड़ी है। By the time summer came round again, it had sent several new shoots with tender green leaves. Rakesh had grown taller too. He was 8 now, a sturdy boy with curly black hair and deep black eyes. Blackberry, grandfather called them. अब समर का मौसम आ जाता है, समर आ जाती है, और जो चेरी ट्री है उसने हार नहीं मानी है, उसने गिव अप नहीं किया है। चेरी ट्री ग्रो करती है, बहुत सारी टहनियाँ आ जाती हैं, लीव्स आ जाती हैं, सुंदर सुंदर छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियाँ आ जाती है। राकेश भी अब 8 साल का हो गया है, वो बड़ा हो चुका है, थोड़ा सा ग्रोन अप हो चुका है, लंबा हो चुका है। और एक जैसे लड़के या बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है, फिजिक होती है, वो भी चेंज होती है। तो लंबा हो चुका है, उसकी आंखें बिल्कुल काली हैं, उसके जो बाल हैं वो कर्ली हेयर्स मतलब घुंघरेले बाल हैं, उसकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और हैवी हो चुकी है। और ग्रैंडफादर अक्सर उसे क्या बुलाते थे, उसकी आंखों को ग्रैंडफादर ब्लैकबेरी कहकर बुलाते थे। That monsoon, Rakesh went home to his village to help his father and mother with the planting and plowing and sowing. He was thinner but stronger when he came back to his grandfather's house at the end of the rains to find that cherry tree had another foot. It was now up to his chest. तो अब मॉनसून का सीज़न आता है और राकेश जो है वो अपने मम्मी पापा के घर चला जाता है, उनकी खेती में मदद करने के लिए जाता है और वो करता भी है। जब वो वापस आता है ग्रैंडफादर के पास तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, लेकिन अभी भी द स्ट्रॉन्ग लड़का है, ठीक है, थिनर बट स्ट्रॉन्गर। और जैसे ही वो घर पर आता है तो अब बारिश जो है, मॉनसून जो है वो एंड पर है, ख़त्म होने वाली है, बारिश का सीज़न ख़त्म होने वाला है। और वो आता है और फटाफट से भाग के अपने चेरी ट्री को देखने जाता है और वो देखता है कि चेरी ट्री जो है वो एक और लंबी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, और अब वो राकेश के चेस्ट तक आ रही है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो चेरी ट्री उसने खुद लगाई है। Even when there was rain, Rakesh would sometimes water the tree. He wanted it to know that he was there. अब राकेश अक्सर क्या करता था कि बारिश होती थी, क्योंकि ये बारिश का सीज़न था और वैसे एंडिंग सीज़न था, बारिश ख़त्म होने वाली थी, लेकिन फिर भी बारिश होती थी और राकेश जो है वो हर रोज़ अपनी चेरी ट्री को पानी देता था। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वो ये बताना चाहता था ट्री को कि तुम्हारी देखभाल के लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मतलब मैं तुम्हारी हर तरीके से प्रोटेक्शन करूँगा, हेल्प करूँगा तुम्हें ग्रो करने में। एंड मतलब वो कभी भी चेरी ट्री को अकेला या लोनली नहीं कराना देना चाहता था। वो हमेशा ये दिखाता था कि मैं आपके साथ हूँ। One day he found a bright green praying mantis perched on the branch, peering at him with bulging eyes. Rakesh let it remain there. It was Cherry's first visitor. एक दिन क्या हुआ कि राकेश की जो ये चेरी ट्री है उस पर एक प्रेइंग मेंटिस यानी एक कीड़ा आता है और वो उसकी टहनी पर, चेरी ट्री की टहनी पर जाके बैठ जाता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राकेश को देख रहा होता है। तो राकेश है वो भी उसे देखता है कि कीड़ा कहाँ से आ गया, लेकिन वो उसे भगाता नहीं है क्योंकि वो उस चेरी ट्री का सबसे पहला विजिटर था, ठीक है। वो राकेश उसको देखता है, राकेश को वो देखता है। अब देखिए, प्रेइंग मेंटिस को हम गुड लक भी मानते हैं, ठीक है, ये एक गुड लक साइन होता है, तो शायद आगे स्टोरी में कुछ अच्छा हो। द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हैरी कैटरपिलर who started making a meal of the leaves. Rakesh removed it quickly and dropped it on the heap. Underline this word heap. Heap का मतलब होता है बंडल।
बंडल ऑफ ड्राई लीव्स। अब क्या होता है कि एक दिन एक कैटरपिलर आता है। कैटरपिलर, अब ये दूसरा मेहमान है चेरी ट्री का। एक दिन सबसे पहले प्रेइंग मैंटिस आता है, कीड़ा आता है, और दूसरा मेहमान कौन था? कैटरपिलर। कैटरपिलर जो है वो पत्तों को खाने लगता है, तो राकेश फटाफट से उस कैटरपिलर को उठाता है और उसे फेंक देता है सूखे पत्तों पर। कम बैक वेन यू आर अ बटरफ्लाई, ही सेड। और उसने उस कैटरपिलर को क्या कहा राकेश ने, कि तुम तब आना, जाओ अभी यहाँ से, भागो यहाँ से, तुम तब आना जब तुम एक बटरफ्लाई बन जाओगे, एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाओगे ना, कैटरपिलर टू बटरफ्लाई चेंज होता है ना, तो जब तुम बटरफ्लाई तब आना, तब देखूंगा मैं तुम्हें। विंटर केम अर्ली, द चेरी ट्री बेंट डाउन विद अ वेट ऑफ स्नो, filled my sought shelter in the roof of the cottage. The road from the valley was blocked, and for several days there was no newspaper. This made grandfather quite grumpy. Grumpy का मतलब होता है angry, चिड़चिड़ा हो जाना. His story began to have unhappy ending. अब इस टाइम तक विंटर जो है वो जल्दी आ जाता है। विंटर फटाफट से जल्दी आ गया है, चेरी ट्री और विंटर आ गया है, तो मतलब स्नो भी आ गई है। अब स्नो जो है वो पूरी तरीके से चेरी ट्री को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से चेरी ट्री जो है वो पूरी तरीके से झुक जाती है। चूहे जो है वो गर्मी पाने के लिए कॉटेज की छत पर छिप जाते हैं, और जो रोड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी, बर्फ़ गिरी है, और रोड के ब्लॉक होने की वजह से जो न्यूज़पेपर है अब वो आ ही नहीं रहे। तो ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं कि न्यूज़पेपर क्यों नहीं आ रहे हैं, और उनको वो चिड़चिड़े हो गए हैं क्योंकि उनके पास न्यूज़पेपर नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, अब जो उनकी चीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी एंडिंग वाली हो गई हैं, मतलब सैड स्टोरी, दुख भरी कहानियाँ राकेश को सुननी पड़ रही हैं। In February, it was Rakesh's birthday. He was 9 and the tree was 4, but almost as tall as Rakesh. अब फरवरी में राकेश का बर्थडे आता है। अब राकेश 9 साल का हो गया है और जो चेरी ट्री है वो 4 साल की हो गई है, लेकिन जो चेरी ट्री है ऑलमोस्ट राकेश के बराबर है हाइट में। One morning, when the sun came out, grandfather came into the garden. Let some warmth get into my bones, he said. He stopped in front of the cherry tree and stared at it for a few moments, and then called out, Kish, come and look. Come quickly before it falls. अब एक दिन क्या होता है कि ग्रैंडफादर जो है वो गार्डन में चले जाते हैं धूप सेकने के लिए, विटामिन डी लेने के लिए, और वो चेरी ट्री के जस्ट सामने खड़े हो जाते हैं और चेरी ट्री को बड़े ही ध्यान से देखते हैं, घूरते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद वो तुरंत से राकेश को आवाज़ देते हैं कि राकेश, कम एंड लुक, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स, कि जल्दी आओ, फटाफट से आओ, इससे पहले कि ये गिर जाए। Rakesh and grandfather gazed at the tree as though it had performed a miracle. There was a pale pink blossom at the end of a branch. अब क्या होता है, क्यों बुला रहे हैं ग्रैंडफादर? जैसे ही राकेश बाहर आता है, ग्रैंडफादर और राकेश दोनों ही ट्री को बड़े ध्यान से देखते हैं। ऐसा लगता है मानो इस दुनिया में चमत्कार हो गया है, ट्री के साथ कुछ चमत्कार हो गया है। क्यों? क्योंकि उस ट्री पर एक हल्के पिंक रंग का एक फ्लावर, एक फूल उगा है, और टहनी के जस्ट एंड पर वो फूल उगा है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा हल्के रंग का वो फूल है। और वो किस चीज़ का फूल है भाई? वो चेरी का फूल है। चेरी ट्री में चेरी का फूल आ गया, इसका मतलब चेरीज भी बड़ी जल्दी अब आ जाएंगी। The following years, there were more blossoms, and suddenly the tree was taller than Rakesh, even though it was less than half of his age, and then taller than grandfather, who was older than some of the oak trees. अब क्या हुआ
कि नेक्स्ट ईयर चेरी ट्री पर और भी बहुत सारे फ्लावर्स आ गए, बहुत सारे फूल्स आ गए और चेरी ट्री में बहुत सारी लीव्स आ गई। राकेश भी बड़ा होता गया और ट्री भी राकेश से बहुत लंबी हो गई थी, बड़ी हो गई थी, जबकि वो अभी उतनी एज की, राकेश की एज के बराबर नहीं थी। राकेश अब 9 साल का था, अब नेक्स्ट ईयर वो 10 साल का हो गया था, तो चेरी ट्री ऑब्वियसली 5 साल की हो गई थी, लेकिन फिर भी वो उसके बिल्कुल बराबर थी। अब वो ग्रैंडफादर से भी ज़्यादा हो चुकी थी और कुछ ओक ट्रीज से भी पुरानी हो चुकी थी, मतलब लंबी हो चुकी थी, उनकी हाइट में आ गई थी। मतलब यहाँ पर चेरी ट्री की ग्रोथ के बारे में बात की गई है कि चेरी ट्री कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो गई। But Rakesh had grown too. He could run and jump and climb the trees as most of boys. And he read a lot of books, although he still liked listening to the grandfather's tale. लेकिन राकेश भी अब बड़ा हो चुका था, है ना, 10 साल का हो गया था और वो जंप कर सकता था, भाग सकता था, दौड़ सकता था, ट्रीज पर चढ़ता था, मज़े करता था, दोस्तों के साथ खेलता था, कूदता था, बहुत सारी किताबें पढ़ता था। लेकिन आज भी वो ग्रैंडफादर की उन्हीं स्टोरीज़ को सुनता था, उसको आज भी ग्रैंडफादर की कहानियाँ, उनकी स्टोरीज़ बहुत पसंद थी और वो पूरा मन लगा के ग्रैंडफादर को बड़े आराम से, बड़ी शांति से वो सुना करता था। In the cherry tree, bees came to feed on the nectar and the blossoms, and the tiny birds pecked at the blossoms and broke them off. But the trees kept blossoming right through the spring, and there were always more blossoms than birds. कि ट्री पे अब जो है बीज भी आने लग गई थी, मधुमक्खियाँ भी आने लग गई थी, क्योंकि उसमें फूल थे, चेरी ट्री के ऊपर बहुत सारे फूल लग गए थे, बहुत सारे पत्ते आ गए थे, तो फूल लगने की वजह से बहुत सारी मधुमक्खियाँ वहाँ पर आती थी ताकि वो फूलों का रस ले सके। मधुमक्खियों के साथ साथ बहुत सारी बर्ड्स पर आती थी ताकि वो क्यों आती थी, वो अपने चोंच से फूल को तोड़ देती थी, लेकिन जितना भी वो तोड़ती थी उससे कई ज़्यादा फूल उस पेड़ पर मौजूद थे। यानी अब चेरी ट्री फुल्ली ब्लॉसम कर रही थी, फ्लरिश कर रही थी और बहुत सारे फ्लावर्स उस पर लग गए थे। दैट समर देयर स्मॉल cherries on the tree. Rakesh tasted and spat it out. It is too sour, he said. They will be better next year, said grandfather. अब समर का मौसम आ गया था, समर आ गया था। अब इस टाइम पर छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे रेड कलर की चेरीज उसकी ट्रीज पर आने लग गई थी और राकेश ने क्या किया, एक चेरी तोड़ी, छोटी सी चेरी थी, उसको तोड़ा और फटाफट से उसे मुंह में डाला। जैसे उसने उसको मुंह में डाला, उसने उसको वापस से थूक दिया, बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा, इट्स टू सावर, कि ये तो बड़े खट्टे हैं, ये तो बड़े ज़्यादा खट्टे हैं। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर। तो ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि अरे भाई, अभी तो ये ग्रो ही कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट ईयर मीठे हो जाएंगे, बड़े अच्छे हो जाएंगे, टेस्टी हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर खाना। But the birds liked them, especially the bigger birds such as bulbuls and scarlet minivets, and they flitted in and out of the foliage, feasting on the cherries. लेकिन वो जो खट्टे, जो सार चेरीज थी, वो बर्ड्स को बड़ा पसंद आती थी। वो हमेशा ज़्यादातर बर्ड्स उस चेरी ट्री पर आती थी, जैसे कि बुलबुल और स्कारलेट मिनीवेट्स। ये 2 किस्म की बर्ड्स हैं और वो रोज़ आती थी, उनको बड़ा पसंद आता था ये चेरी और वो खाती थी और मज़े से वहाँ पर रहती थी और खाकर और फिर दोबारा उड़ के वहाँ से चली जाती थी। On a sunny afternoon, when even the bees looked sleepy, Rakesh was looking for grandfather without finding him in any of his favorite place around the house. Then he looked out of the bedroom window and saw grandfather reclining on the cane chair, the cherry tree. अब एक सनी डे पर, सनी आफ्टरनून में जो है राकेश, सारा मौसम बिल्कुल शांत, स्लीपी सा मौसम है, सुस्त मौसम हो रखा है, बीज बिल्कुल सुस्त हो रखी हैं। उस दिन राकेश जो है वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा होता है और राकेश उनके फेवरेट प्लेसेस, मतलब कमरे में जहाँ वो बैठते हैं,
जो उनका सबसे अच्छी जगह है, जहाँ पर उनको पसंद है, वो सारी जगह ढूंढता है कि ग्रैंडफादर कहाँ पर बैठे होंगे, कहाँ पर होंगे। उनको ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। जब वो अपनी कमरे की खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि ग्रैंडफादर जो हैं वो चेयर लगा चेरी ट्री के जस्ट अंडर बैठे हैं, मतलब कि चेरी ट्री के जस्ट नीचे वो चेयर के ऊपर बैठे हैं आराम से, शांति से। देर इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड हेयर, सेड ग्रैंडफादर। और वो फटाफट से भागते हुए ग्रैंडफादर के पास जाता है और ग्रैंडफादर कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो अच्छा छाँव है, अच्छी खासी हवा चल रही है, छाँव है, इसलिए मैं यहाँ पर आके बैठ गया। एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स, कि मुझे ये पेड़ के पत्ते देखना बड़े पसंद है, मतलब बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है इस पेड़ के नीचे बैठकर उनके पत्तों को देखना, उनको ग्रो करते हुए देखना मुझे इस बड़ी ही अच्छी लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आके बैठ गया। दे आर प्रिटी लीव्स, सेड राकेश, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर इज ब्रीज। तो वो क्या कहता है राकेश कि हाँ, ये पत्ते बहुत ही सुंदर हैं दादाजी, और जब भी हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे मान जो पत्ते हैं वो डांस कर रहे हैं, मतलब वो हिलते हैं ना पत्ते, तो क्या कहता है कि ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा पत्ते खुश हैं यहाँ पर और वो डांस कर रहे हैं। After grandfather had come indoor, Rakesh went into the garden and lay down on the grass beneath the tree. He gazed up through the leaves at the great blue sky, and turning on his side, he could see the mountains striding away into the clouds. He was still lying beneath the tree when the evening shadow crept across the garden. Grandfather came back and sat down beside Rakesh, and they waited in silence until it was dark. अब जब ग्रैंडफादर अंदर चले जाते हैं तो राकेश जो है वो गार्डन में वापस आता है और वो पेड़ के नीचे जो घास है उसके ऊपर लेट जाता है। वो आसमान को बड़े ध्यान से देखता है और ये ग्रेट ब्लू स्काई है, यानी गहरा नीला आसमान है जिसे वो घूर रहा है, जिसे वो आराम से शांति से बस देख रहा है। और वो कर लेता है, जैसे ही वो करवट लेता है तो वो क्या देखता है कि माउंटेन जो कि क्लाउड से बिल्कुल ढके हुए हैं, वो शाम तक उसी गार्डन में लेटा रहता है। और फिर ग्रैंडफादर उसे देखते हैं और वो उसके पास आते हैं और उसके पास जाके बिल्कुल बैठ जाते हैं शांति से। और दोनों ही ग्रैंडफादर और राकेश रात तक उस चेरी ट्री को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, जैसे मानो उस चेरी ट्री में पता नहीं उन्हें क्या मिल गया हो। There are so many trees in the forest, said Rakesh. What's so special about this tree? Why do we like it so much? तो राकेश ने ग्रैंडफादर से एक क्वेश्चन पूछा कि देयर आर सो मेनी ट्रीज, देयर आर सो मेनी फॉरेस्ट, कि इस गार्डन इस फॉरेस्ट में इतनी सारी ट्रीज हैं, इतने सारे पेड़ हैं फॉरेस्ट के अंदर, लेकिन ये जो ट्री है यानी जो चेरी ट्री है इसमें ऐसा भी क्या खास है, इसमें कोई ऐसी खास बात है जो मुझे ये ट्री हमें ये ट्री इतनी ज़्यादा पसंद है, जो हम इससे इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हैं। We planted it ourselves, said grandfather, and that's why it's so special. कि हमने इसे खुद बोया था, इसकी सीड को खुद लगाया था, इसे खुद पानी दिया, इसकी प्राइवेसी हमने खुद मेंटेन की थी, हमने इसके लिए बहुत कुछ किया है, इसे हमने खुद बोया है, इसीलिए ये इतने ज़्यादा स्पेशल है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसे तुमने खुद उगाया है, और जो चीज़ हम खुद उगाते हैं, खुद लेते हैं, वो चीज़ हमें बड़ी प्रीशियस होती है, बड़े हम से उसे यूज़ करते हैं और हम बहुत ज़्यादा उससे अटैच हो जाते हैं। Just one small seed, said Rakesh, and he touched the smooth bark of the tree that had grown. He ran his hand along the trunk of the tree and put his finger on the tip of a leaf. I wonder, he whispered, is this what it feels to be God? जस्ट वन स्मॉल सीड। राकेश ने रिप्लाई में क्या कहा कि एक छोटा सा सीड, एक छोटा सा सीड, और देखो आज कितना बड़ा ट्री उसका बन गया है, कितने बड़े ट्री में कन्वर्ट हो गया है। और वो फिर अपने जो हाथ है उसको उस ट्री के ऊपर रखता है, उसे बड़े ध्यान से, जैसे उसे
इमोशनली वो बहुत ज़्यादा उस ट्री से अटैच हो चुका है। तो बड़े ध्यान से उसे देखता है, उसे टच करता है, उसे फील करता है और कहता है, उसके एक पत्ते को उठाता है और कहता है, आई वॉन्डर इज दिस वॉट इट फील्स गॉड, कि मैं सोचता हूँ कि क्या इसे ही भगवान का होना कहते हैं, कि क्या इसी को भगवान का होना कहते हैं। और यहाँ पर ये स्टोरी एंड कर जाती है। यानी राकेश का कहने का मतलब क्या है कि इस नेचर में हर जगह अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान की झलक आपको ज़रूर दिख जाएगी। जैसे आप देखिए, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब एक नेचर का हिस्सा हैं। यानी इस नेचर को भगवान ने बनाया है और हम सिर्फ यहाँ पर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हैं। यानी हमारा कोई हक नहीं है इस पेड़ पर या नेचर पर, हमें सिर्फ इसे मेंटेन करके रखना है। जब हम एक ट्री या हम एक सीड लगाते हैं और वो ट्री में बदल जाती है, या जब हम कोई चीज़ नेचर को देते हैं तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि जैसे मानो हमने भगवान को खुश कर दिया हो। तो राकेश यही कि क्या इसी को भगवान का होना कहते हैं, कि नेचर में अगर चेंज लाना है, बदलाव लाना है, अगर आप कोई नेचर में से चीज़ ले रहे हो, ट्री का कोई फल खा रहे हो, वाटर ले रहे हो या कुछ और यूज़ कर रहे हो नेचर का, तो उसको वापस देना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। यानी ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो भी चीज़ नेचर से लेते हैं, इन रिटर्न उसे वही चीज़ वापस करें, और उसे वही चीज़ वापस नहीं कर सकते तो उसकी जगह कुछ और वापस करें। ठीक है, यानी हमें उस चीज़ को बड़े ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि हमें कभी भी लाइफ में हार नहीं मानी। देखिए इस चेरी ट्री को, ये कितना ज़्यादा इसके ऊपर इसने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी, लेकिन फिर भी वो चेरी ट्री खड़ी रही। उसने कभी भी हार नहीं मानी, वो झुकी नहीं। उसके पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं की। हमें भी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें इन सारी चीज़ों से सीखना चाहिए कि झुकना, गिरना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए उठने के लिए, क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं आएगा जो हमें उठाएगा। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, मतलब खुद उठना पड़ेगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नेचर का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। नेचर को दिखाया गया है कि आप जब नेचर से कुछ लेते हो तो आपको देना भी पड़ेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वैल्यूज़, कि राकेश की वैल्यूज़ देखो कि वो हो जाता है, दोस्तों के साथ खेलने लगता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन वो ग्रैंडफादर के साथ जो उसकी अटैचमेंट है वो कभी चेंज नहीं होती। मतलब वो ग्रैंडफादर से जो स्टोरी सुनता है वो आज भी वही चीज़ सुनता है। यानी कहीं ना कहीं कि हमें अपने बड़ों के साथ जो हमारी बॉन्ड है उसे मेंटेन करके रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, एंड अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए, और मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।